सिनेमा हॉल के दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही खूबसूरत, नायाब और दुर्लभ मौका है कि हमारे साथ इश्तियाक अहमद भाई साहब हैं और कमलेश पांडे जी हैं। दोनों के बारे में मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। यहाँ मैं ख़ास बात ये करने जा रहा हूँ, चूँकि इश्तियाक भाई का रिश्ता लाहौर से है, कमलेश जी का रिश्ता मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों कहाँ मिलते हैं और कहाँ एक दूसरे के लिए उनके मन में सवाल हैं। इश्तियाक भाई, आप शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। मेरे लिए आज का दिन ये बड़ा, इसकी एक हमेशा के लिए हिस्टोरिक वैल्यू हो गई है, क्योंकि अपना कमलेश भाई की फिल्में का मैं देखता रहा और हमारे स्टॉकहोम में उस पर डिस्कशन भी हुई। मेरा रंग बसंती खास तौर पे हमारे यहाँ वहाँ पे बड़ी डिस्कशन हुई। तो ये हमारे लिए एक फेमिलियर, वो इंटेलेक्चुअल जो इस दौर में जहाँ के बिल्कुल इंसिपिड फिल्म है, कोई ना मकसद है ना उसमें कोई, मुझे तो थीम नज़र नहीं आती, म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी बिल्कुल खाली नज़र आता है। तो इस किस्म के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स मैं कहता हूँ बिल्कुल मुनासिब है इनकी तारीफ में। तो आज इनके पास बैठते हुए मुझे बड़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि लाहौर का और बॉम्बे का ऑर्गेनिक कनेक्शन है, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के अखबार से। तो शुरू में ऐसे ही करता हूँ कि मैं आज की इस महफिल को बहुत अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ। फॉर मी दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ, क्योंकि आपको पता है अजय भाई, मैंने एक किताब भी तो लिखी है ना, जी 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 जी, बिल्कुल। प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो उसमें मैंने आर्ग्यू किया कि लाहौर, कैलकाटा और बॉम्बे में एक ट्रायंगल था जो मूव करता रहता था। 1947 में उसमें एक दरार आ गई, लेकिन वो जो रिश्ते होते हैं वो बाद तक कायम रहे। तो हम अब जरा कमलेश भाई से सुनेंगे कि उनका इस मामले में क्या सोच है। ये मेरे लिए भी बड़ा खूबसूरत मौका है, क्योंकि मैं इश्तियाक भाई का फ़ैन हूँ। इनके वीडियो देख देख के यूट्यूब पे जो है कि बहुत थोड़े से पाकिस्तानी हैं जो एक इतनी समझदारी की बातें करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का पार्टीशन हो या हिंदू मुस्लिम सवाल हो। इश्तियाक भाई ने इस पर जो लिखा है और जो बोला है वो सच में बहुत कमाल का है और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है इश्तियाक भाई की। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि उनसे मिलने का मौका मिला है और हमारे अजय भाई की एफर्ट से उनका धन्यवाद। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, ये इसमें लाहौर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बड़ा अहम है। क्योंकि जो भी खासतौर से जो पंजाबी फिल्म मेकर थे जितने, चाहे पृथ्वीराज कपूर हों, राज कपूर हों, खुद दिलीप कुमार फॉर एग्जांपल, या मधुबाला, या पूरी एक जो लोग आए फ्रंटियर से, राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर्स थे, उन्होंने हमारे सिनेमा को बहुत एनरिच किया है, समृद्ध बनाया है अपने अपने फन से, अपने अपने हुनर से। चाहे वो राइटर हो, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हो लाइक के आसिफ एंड अदर पीपल, एक्टर लाइक पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, दिलीप साहब, मधुबाला एंड एवरीबडी एल्स। दूसरा ये कि हमारी फिल्मों में जो खूबसूरती है, मेरा ये मानना है कि वो लाहौर से आई है। जो ये फ्रंटियर खून जो है पठानों का वो खून जो है, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों, अभिनेत्रियाँ हों या अभिनेता हों, वो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, आज ही मानता हूँ कि पृथ्वीराज जैसा हैंडसम एक्टर हमारे यहाँ पे दोबारा नहीं हुआ, या शम्मी कपूर जैसा एक्टर, या दिलीप कुमार जैसा। तो वो जो उनकी जो शख्सियतें थी, इतनी बुलंद थी, अंदाज उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी और उनकी ज़ुबान, ख़ास तौर से ज़ुबान, वो एक बहुत बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें थी जो हमारी फिल्मों को मिली। शक्लें, ज़बान, शख्सियतें और उनका हुनर और फन। और उसके लिए मेरा ख्याल है हमारी जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री है
उसे हमेशा लाहौर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि लाहौर ने दिया। हम उसकी आज़ादी के बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, बहुत कुछ हुआ उसके बारे में नहीं जाना चाहूँगा, पर आज़ादी के पहले जो हीरे थे लाहौर के, वो सब उन्होंने हमारे शहर को, बम्बई के सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को बहुत समृद्ध किया है। और ये एक अजीब सा रिश्ता है लाहौर और बम्बई का, और रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। मुझे अभी अली जाफरी की कुछ लाइनें याद आती हैं जो उन्होंने 1965 में लिखी थी, जब इंडिया पाकिस्तान में पहली बार युद्ध हुआ था। और वो लाइनें बड़ी अद्भुत है कि तुम आओ वादी लाहौर के चमन बरदोश, हमारे सुबह बनारस की दिलकशी लेकर, और उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है। तो इसी मुद्दे पे मैं चाहूँगा कि ये जो रिश्ता है, तो उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है, ये आगे जारी रहना चाहिए। जी जी, इसी उम्मीद के साथ। नहीं, मुझे भी लगता है, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ उसमें मैंने शुरू किया, जो आपने ट्रायंगल की बात कही इश्तियाक भाई, कलकत्ता एंड लाहौर और बॉम्बे एक ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल में कलकत्ता तो आज भी हमें याद है। जी जी, मुझे लगता है ये जो संगम हुआ था 3 अलग अलग कल्चर का, उसमें अब एक मिसिंग लिंक है जो सरस्वती नदी मानी जाती है, जो अब नहीं दिखाई पड़ती, वो लाहौर हो गया है। जी, लाहौर इज द मिसिंग लिंक ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। मुझे ये जानना है कि ये रिश्ता टूटा क्यों, और क्या वो फिर से जुड़ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये सवाल जो है, इसका जवाब कोई इन 3 शहरों का या बॉम्बे और लाहौर का, मुंबई का जो रिश्ता है, उसका जवाब वहाँ नहीं मिलता। ये सियासत की नज़र हो गए है। क्योंकि मुझे याद है कि 65 वॉर का ही भाई ने जिक्र किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में फिल्मों पे, इंडियन फिल्में दिखाने पे पाबंदी लग गई थी। मुझे याद है उससे पहले मैंने वो अपना आवारा 25 दफ़ा देखी थी। एक दफ़ा तो हर दिन जाके 7 दिन मैंने देखी थी। और उसका फिर 86 में मैंने राज कपूर जी को ख़त भी लिखा, जिसका विद इन अ वीक उन्होंने जवाब दे दिया। अब देखें ये उस ज़माने की एथिक्स कि मेरा ख़त आता है स्टॉकहोम से, और उसमें मैंने यही लिखा कि आपके जो पिता थे, वो जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाई डेथ बेड पे, तो उन्होंने समुंदरी से और पेशावर से शुरू की। और इत्तेफाक से उसी दिन आधा घंटा पहले मैं समुंदरी से बस पे आते हुए अपने एक दोस्त राना अफजल के पास आया था, और हमें एक अजीब हमने महसूस किया कि वहाँ पे पृथ्वीराज जी अपने उस समुंदरी और पेशावर को याद कर रहे हैं, और मैं समुंदरी ही आधा घंटे पहले आया। तो ये देखें, एक रिश्ता वहाँ पे बन गया। 86 में स्टार डस्ट में वो राज कपूर जी का इंटरव्यू आया कि वी आर फ्रॉम समुंदरू। तो मुझे भाई साहब मौका मिल गया कि यार ये तो मिस स्पेलिंग है। मैंने कहा किसी बहाने से तो लिखें। तो फिर मैंने राज साहब को ये ख़त लिखा कि देखिए, मुझे लगता है वो समुंदरी है। और आपके पिताजी का मैंने इंटरव्यू सुना, इनके क्लास फेलो थे चौधरी नेमतुल्ला, जिनके भांजे जो हैं वो मेरे दोस्त थे वहाँ रियाज सीमा, तो ये इस पूरे ख़ानदान को जानते भी थे। इसी तरह जब मैं यहाँ आया 2001 में, तो राज बब्बर जी के साथ पहले दिल्ली से मेरा किसी ने कनेक्शन बनाया। उन्होंने फिर मेरा सुनील दत्त जी से और दिलीप कुमार से भी, उनसे भी इंटरव्यू फिक्स किए, और वो ये सारे इंटरव्यू मेरी किताब में हैं। मैं पहले आया था 1997 में, तब मैं BR चोपड़ा जी से मिला। 1999 में रामानंद सागर जी से मिला। देखिए, रामानंद सागर अपने नाना नानी के पास बड़े हुए हैं लिटिल रोड लाहौर पे, और हमारा है टेम्पल रोड, ये कनेक्ट होते हैं। तो उनका जो आबाई वो है और हमारा घर एंसेस्ट्रल सिर्फ 400 मीटर का फ़र्क है। तो जब मैं उन्हें पहली दफ़ा मिला सर, तो मैंने नोट किया कि ना सिर्फ उनकी पंजाबी लाहौर वाली है, बल्कि मुजंग वाली जो हमारा अपना ना तरीका बात करने का। सो लाहौर को आप बॉम्बे में चले जाएं, कहीं चले जाएं, ज़िंदगी से तो ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये जो एक पॉलिटिकल दीवार खड़ी हो गई है, बहरहाल आज की मुलाकात और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ
भाई साहब ने भी मेरे इंटरव्यूज देखे, वो क्या है कि यार सारी दुनिया के अंदर अमन की बात हो रही है, इस इलाके में हिंदुस्तान की तरक्की मैंने अपनी आंखों से देख ली है, और ये कमाल है जिस तरह हर सेक्टर में इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक कर ले और वो कनेक्शन दोबारा लाहौर का और बॉम्बे का रिवाइव हो सकता है और लोगों का हो सकता है। सो मेरी अपनी समझ में ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। जब पहली दफ़ा दूरदर्शन ने बीम करनी शुरू की अपना इंडियन फिल्में, तो महल मुग़ल आज़म सबसे पहले दिखाई गई, और रिकॉर्ड है लाहौर का, कई लोगों ने ऑफिस जाने से में अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ डिक्लेयर कर दी कि हमने वहाँ जाना है। बाद में पता लगा कि उनको फौत हुए तो बहुत साल हो गए हैं, तो लोग घर बैठ गए उस फिल्म को देखने के लिए। तो ये के आसिफ, नज़ीर और AR कारदार, ये तो बिल्कुल लाहौर भाटी गेट के हैं, और ये यहाँ ही इन्होंने अपनी सारी ग्रेटनेस तो उन्होंने बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश की। तो सर लाहौर एंड बॉम्बे का ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। मैं इस सियासी दीवार को एक वक्त का सितम समझता हूँ, इसमें और कोई हकीकत नहीं है। मेरा एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ, वो कुछ साल पहले, सन 2012 में मेरा ख्याल है, सोनी टीवी ने हसीना मूवी के सीरियल धूप किनारे का राइट लिया, रीमेक राइट। अजीब इत्तेफाक है कि जो पाकिस्तान की फिल्में थी अधिकतर वो हिंदी फिल्मों की भोड़ी नकल हुआ करती थी, बड़ी बुरी नकल हुआ करती थी, मगर पाकिस्तान का जो टीवी था, पाकिस्तान का टेलीविज़न, वो इतना कमाल का था, राइटिंग इतनी कमाल की थी और बाकी भी एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस भी, कि मुझे याद है उन दिनों जो यहाँ वीडियो लाइब्रेरीज थी, तो धूप किनारे के जो आते थे कैसेट, वीडियो कैसेट, उसके लिए नंबर लगाना पड़ता था। एक एक घंटे के लिए टेप मिलते थे और फिर आगे बंदा ले जाता था और बाकी लोग देखते थे। एक अजीब सा वो था, बुखार था पाकिस्तानी सीरियल का हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से धूप किनारे का। तो सोनी टीवी ने धूप किनारे का रीमेक राइट लिया, और मगर हसीना मोइन ने कहा कि उन्होंने उस वक्त तक किसी को रीमेक राइट नहीं दिया था पाकिस्तान में। हिंदुस्तान का कोई मांग रहा था, उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे राइट दूंगी, जब ये एडॉप्टेशन जो है मिस्टर कमलेश पांडे लिखेंगे। क्या बात है, वाह 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 जी, अच्छा। और फिर मेरी उनसे जो बात हुई वीडियो से, तो उन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी रंग दे बसंती वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैडम, हम तो आपकी टीवी सीरियल देख देख के राइटिंग सीखी है हमने कि टीवी के लिए राइटिंग क्या होती है, कैसी होती है। फिल्म की राइटिंग थोड़ी अलग होती है, टीवी की राइटिंग थोड़ी अलग होती है। और हसीना मोइन ने जो राइटिंग की थी टेलीविज़न के लिए, आज तक मेरे लिए वो एक पूरा मानदंड है कि उसके ऊपर कोई वो मुझे लगता नहीं कि कोई गया हसीना मोइन के ऊपर। तो फिर हसीना मोइन, तो फिर जब मेरे पास आया मैसेज कि हसीना मोइन बोल रही है कि आपके बिना नहीं देंगी, तो मैंने कहा अरे मेरे लिए तो इससे ब्लेसिंग जी, और मैं तो उनका फ़ैन हूँ, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो भी एक जो लाहौर और बॉम्बे के बीच, लाहौर और मुंबई के बीच एक रिश्ता जो था वो वहाँ से जुड़ा। और मैं अभी बोलता हूँ काफ़ी सारे जो नए राइटर हैं कि अगर टीवी के लिए लिखना सीखना हो तो पाकिस्तानी सीरियल से सीखो। हिंदुस्तानी जो सीरियल हैं, मैं OTT की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सैटेलाइट टेलीविज़न की राइटिंग है वो इतनी घटिया है, इतनी दो कौड़ी की है, इतनी गिरी हुई है, और उसकी वजह भी हैं, और उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा वजहों में, बहुत सारी वजह हैं, मगर है पाकिस्तानी टेलीविज़न ने एक मकाम जो कायम किया और एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि देखो टेलीविज़न के लिए ये राइटिंग होती है, ये एक्टिंग होती है, ये परफॉर्मेंस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ एक्सपर्टीज नहीं करनी है, अच्छी राइटिंग हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, और कुछ नहीं चाहिए। यू डोंट इवन नीड ए डायरेक्टर फॉर टेलीविज़न, ए गुड कैमरामैन इज एनफ। तो मगर पता नहीं हमारे यहाँ लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, मगर अभी भी अपने वर्कशॉप में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ धूप किनारे का, कि उसके सीन देखो, एक एक सीन देखो जो हसीना मोइन ने लिखा है। मगर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद कुछ वहाँ के पाकिस्तानी एक्टर आए हिंदी के टीवी
टीवी सीरियल में, और भी आर्टिस्ट आए, वहाँ के सिंगर आए। मगर जो मेन मुद्दा है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जाहिर है सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो, दोस्ती हो, रिश्ते बढ़ें, मगर ये मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों पे। जैसे लोगों को वो चुनते हैं सरकार बनाने के लिए, उनका जिम्मा तो उन्हीं के ऊपर है ना, वो हम थोड़ी चुनते हैं उनको, हिंदुस्तानी तो चुनते नहीं, पाकिस्तानी चुनते अपने नेताओं को। तो अपने रहबरों को पाकिस्तानी जिस ढंग से चुनते हैं, जिस तरह के लोगों को चुनते हैं, इसका सारा दारोमदार पाकिस्तान के अवाम पे है। मैं उनके नेताओं को, उनके रहबरों पर इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि राजनेता तो राजनेता होता है, पॉलिटिशियन इज ए पॉलिटिशियन, वो कोई भी देश हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, वो सब एक ही सांचे से निकले होते हैं। पर अवाम जो है, अवाम कैन मेक ऑल द डिफरेंस, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और जो मैं इंटरव्यू देखता हूँ पाकिस्तानियों के यूट्यूब पे, वहाँ लोकल जो यूट्यूबर्स इंटरव्यू लेते हैं, हमेशा उनका टॉपिक हिंदुस्तानी होता है। और मुझे ताज्जुब होता है कि यार ये मुल्क कहाँ रह गया, ये पाकिस्तान कहाँ रह गया, जिन लोगों ने इतने अच्छे राइटर, लेखक, अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हिंदुस्तान को दिए, हिंदी सिनेमा को दिए। ये जो हीरे की खदानें थी पाकिस्तान में, क्या वो खदानें ख़त्म हो गई या बंद हो गई, या लोग पैदा होने बंद हो गए अच्छे लोग? ये कौन सी पीढ़ी है, ये कौन से लोग हैं जिनके लिए एकमात्र पूरी दुनिया में जो दुश्मन है वो हिंदुस्तान है जी। और उसको ख़त्म कर। इश्तियाक भाई ने इस पर एक किताब भी लिखी हुई है। हाँ। आप अभी जिक्र भी किया उन्होंने। हाँ। इसका पार्टीशन के पहले हाँ कि पंजाब यानी कि जो आज पाकिस्तान है, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है हिंदी सिनेमा पर। बिल्कुल। लाहौर को लेकर आपके मन में क्या सवाल आते हैं जो आप इश्तियाक भाई से जानना लाहौर, चाहते हैं? देखिए सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं और शायद कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सिनेमा के हवाले से भी देखें कि आखिर लाहौर में हो क्या रहा है। एक ज़माने में लाहौर इतना समृद्ध था सिनेमा को लेकर, जितना हमारा शहर था, जितना मुंबई था, जितना कलकत्ता था, वहाँ भी उतनी कामयाब फिल्में बनती थी, बल्कि अधिकतर काफ़ी चोरियाँ होती थी कि आसिफ जो है, अपना जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वहाँ से चोरी करके लाए लाहौर से, घूस देके कि चल मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, चल बॉम्बे में काम कर। ऐसे ही और भी लोग, मतलब लाहौर से जो मुंबई सिनेमा है, ये लाहौर से चोरी किया करता था। म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर जो भी है, वहाँ से लेके आते थे वो। तो क्योंकि वहाँ थे, वहाँ हीरे थे, ऐसी बात नहीं है। अब क्या हो गया है, अब लाहौर में ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग पैदा होने बंद हो गए, या वहाँ का माहौल ऐसा है, राजनीति का, बाकी उनके कल्चर का, एटीट्यूड का, जो भी कुछ पिछले 70 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है, जाहिर है लाहौर उसका भी एग्जाम्पल है, उसका भी एक विक्टिम रहा होगा, एक शिकार रहा होगा लाहौर में उसका। आखिर क्या हो गया लाहौर को, ये सिनेमा कहाँ गया, जी जी, लोग कहाँ गए? जी कमलेश भाई ने जो सवाल उठाए हैं उसका एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि लाहौर में जब मैं टेम्पल रोड से ये मैकलोड रोड और ये 2-3 वो सिनेमा ही हुआ करते थे। अब आप जाएं तो वहाँ ऑल ऑफ देम आर गॉन। तो सिनेमा का कल्चर ही एक तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन क्या पाकिस्तान में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री सरवाइव की है? बिल्कुल नहीं। एक लाउड किस्म की पंजाबी जिसमें वो गुंडागर्दी और ये मौला जट और इस किस्म की पिक्चरें बनती हैं, क्वालिटी फिल्में लाहौर में बननी ख़त्म हो गई। अब 1-2 फिल्में जो बनी हैं तो एक शायद लाहौर से थी, 2 कराची से थी। तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो है डिटेरियोरेशन, उसमें फिल्म इंडस्ट्री भी उसकी जद में आ गई है। मुझे थोड़ा सा यूँ लगता है कि अवाम से ज़्यादा हमारे यहाँ जो हमारी है ना रूलिंग क्लास, उसने लोगों को कभी बताया ही नहीं कि हकीकत क्या है। और जब तक हकीकत लोगों को पता ना हो और सुबह शाम दुश्मनी पे जोर दिया जाए,
तो अवाम के पास कोई और तरीका नहीं होता स्वाय के वो अपने लीडर्स की बात मान लें। तो पाकिस्तान ही मैं समझता हूँ अगर अपने आप को ये सारा जो सोच है इसको ख़त्म कर दे और हिंदुस्तान के साथ एक दोस्ती का माहौल शुरू हो, तो फिर जो एक्सट्रीमिज़म हर सोसाइटी के सेक्टर में नज़र आती है वो भी अपने आप बेमायनी हो जाएगी। और वाकई आप जैसे कह रहे हैं कल्चर वाइज, क्वालिटी वाइज, मैं तो लाहौर अभी होके आया हूँ 9 हफ्ते, वहाँ पे आप राइटर्स को देखें, लेकिन वो सारे दब के रहे हुए हैं क्योंकि कोई उनके पास एवेन्यू नहीं है। या तो टेलीविज़न अलबत्ता अभी भी मेरे ख्याल से क्वालिटी प्रोडक्शन करता है, लेकिन द फिल्म इंडस्ट्री वो तबाह हो गई है लाहौर की। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टीशन में मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की फिल्में देखी हैं। यहाँ तो बिग बजट की भी फिल्म है ना, जस चोपड़ा जी की वो वीर ज़ारा, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पार्टीशन पे जो क्रिटिसिज्म हुई है ना फ्रॉम ए ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक लो बजट फिल्म थी। सैफुद्दीन सैफ पाकिस्तान के राइटर थे, अमृतसर से थे पीछे, और वो है करतार सिंह। तो कमलेश भाई वो उसका प्रिंट बहुत अच्छा है और पंजाबी बिल्कुल आसान है। और वहाँ पे आप देखें उस पूरे प्लॉट में आखिर में यहाँ पे होता है कि शादी उस लड़की की होती है जो रिकवर होती है पार्टीशन के बाद, और जब उसकी शादी होती है तो वो उनके फादर कहते हैं कि ये जोड़ा शादी का तुम्हें तुम्हारे मामू प्रेमनाथ ने भेजा है। यानी कि जो रिश्ता था ना पार्टीशन से पहले उस गांव का, तो हिंदुइज्म को या हिंदुओं को उसमें नेगेटिव पिक्चर में नहीं दिखाया गया, उसमें यही कहा है कि शादी का जोड़ा ये तुम्हारे मामू प्रेमनाथ ने भेजा। तो तब तक ये बात जो थी अभी सब जानते थे क्या हुआ है, किसने क्या सियासत की है, और लेकिन 65 वॉर के बाद एक जंग का माहौल बनाया गया और उस जंग के माहौल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अच्छी भली हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, यानी कंज्यूमर इंडस्ट्री ये वो ठप हो गई और जंगी माहौल हो गया। फिर 71 वॉर, फिर वाजपेयी साहब गए 1999 में और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि ये कॉन्फ्रंटेशन ख़त्म, हम मिलके अपने सारे मसाइल, तो हमारे यहाँ वो कारगिल हो गया। फिर नरेंद्र मोदी जी जब गए, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब अपना शरीफ फैमिलीज के एक फैमिली में, तो ये भी बहुत बड़ा कदम था। तो साथ उसके बाद वहाँ पे पठानकोट हो गया। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझसे आज कोई पूछे तो पाकिस्तान की इसमें ज़्यादा है। हिंदुस्तान अभी भी तैयार है दोस्ती के लिए। मैं अब 3.25 महीने से यहाँ हूँ और हर कोने में मैंने जाके देख लिया है, कोई नफरत नहीं है। कुछ लोगों की तो होती है ना सियासत, उसके बगैर दुनिया बनती भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे लोग, इतने बड़े दिल के लोग, इतने रहम दिल लोग मैंने जो हिंदुस्तान में देखे हैं। तो अब मेरे लिए टॉस करनी होती है कि मेरे 9 हफ्ते लाहौर में और पाकिस्तान में, और ये जो 3.25 महीने हैं, इनमें से कौन जीतेगा। तो हर रोज कभी इंडिया जीत जाता है तो कभी पाकिस्तान जीत जाता है। आई कैन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन कि कितने अच्छे लोग हैं। तो सर मुझे लगता है कि लोगों को भी चांस नहीं दिया गया हकीकत को समझने का। उनको जो बताया गया कि हम पे ये नफरत की बुनियाद पे हमने ये बनाया था, ये वो, तो जब पाकिस्तान में भी एक ओपन डेमोक्रेसी होगी और सच्चे इलेक्शन होंगे और हकीकत के ऊपर बात होगी, ये नहीं कि इंडिया से हमने जंग करनी है, बल्कि हमने स्कूल कैसे बनाने हैं, हमने मॉडर्न एजुकेशन लोगों को देनी है। इसको जब एजेंडा पे लाएंगे तो एंटी इंडिया होना बेकार हो जाएगा। ये एक सियासत है जिसको मैंने एक अंग्रेजी का लफ्ज़ सारी लोगों को समझा दिया, उसे कहते हैं नाहिलिज्म। नाहिलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और कई दफ़ा लोग और कल्चर जो हैं वो अपनी ही आर्गूमेंट के शिकार हो जाते हैं, उनको कोई सही नहीं कर सकता, उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ बॉम्बे में आके कमलेश भाई के घर बैठ के जो हमने महफिल लगाई है, ये मैं किसी और कल्चर के साथ तो नहीं लगा सकता ना। अब तो हमें ये है कि इन्हें जाना है, ये है
वरना ये शाम तक शुरू हो सकती है और एक के बाद एक बात करने को, ये कहीं और नहीं हो सकती। तो ये जो रिश्ता है ना, ये पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं, हिस्ट्री में स्टेट्स बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मगर इंसानियत कंटिन्यू करती है। तो उसमें मेरा यकीन है, और एक दिन ये जो सारी नफरत की दीवारें हैं ना, ये अपने आप गिर जाएंगी। और आज के सिनेमा के हालात पर आप जो जानना चाहते थे जी। वो कमलेश जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि कमलेश जी अभी के एक्टिव स्क्रिप्ट राइटर हैं। जी 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 जी। हाँ, यही देखें जो हमने अब पिछले दिनों में जो पिक्चर्स देखी हैं, उसमें ना तो कोई सोशल मैसेज मैंने देखा है बॉम्बे की फिल्मों में। हाँ, वो ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर एक वो जो होती थी सटल किस्म के मैसेजेस, ये वो बहुत कम नज़र आते हैं। और जो स्ट्रेंथ थी हमारे सिनेमा की, वो थी म्यूज़िक और उसके अंदर डायलॉग और सॉन्ग राइटिंग। उसका तो जवाब ही नहीं था। वो सारा थर्ड रेट हो गया। सुना के बजाय अब म्यूज़िक डायरेक्टर पहले एक धुन बनाए और शायर वो अपने अशार लिखे, वो छोटे छोटे कभी सिंगर गा लेता है तो टेक्नोलॉजी में फिट कर देते हैं, ये म्यूज़िक बजेगा। तो ये तो पूरे आर्ट और कल्चर का ये कर रहे हैं। इट्स अ मर्डर ऑफ कल्चर। तो मैं समझता हूँ आप जैसे जो हैं जो इस मॉब का हिस्सा नहीं है, कोशिश करके रिकवर करें अपनी ग्रेट क्वालिटीज जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री का एक वो क्या कहते हैं सिक्का है पूरा। जी, मुझे तो ये लगता है जी। क्या मेरी ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं कि गाना आता है और कल गायब हो जाता है, फिल्म बनती है और समझ नहीं आती कि भी इसमें क्या व्हाट इज द मेन इशू, कि कभी वो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, सो व्हाट, बट व्हाट इज द डेप्थ ह्यूमन रिलेशंस की, वो मिसिंग मुझे लग रहा है। ये आपने बहुत दुखती रग पे भी हाथ रख दिया है। ये आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है, क्योंकि जैसी भी हो ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं इसका हिस्सा हूँ। जी। भले मैं इसको नफरत करूँ, प्यार करूँ, इस पे गुस्सा करूँ, झिड़कूँ, कुछ भी करूँ, है तो मेरी इंडस्ट्री, और अभी भी है और आगे भी रहेगी, उम्मीद है। मुश्किल क्या हुई है अभी जो हम याद करते हैं, जो हमारा गोल्डन एज था सिनेमा का, 50s से अर्ली 60s तक, मैं मानता हूँ कि 1955 से 1965 तक आवारा टू गाइड हमारा गोल्डन एरा था हमारी फिल्मों का, और वो एरा फिर दोबारा आया नहीं। उसकी दो वजह थी जो मुझे समझ में आती हैं, सही या गलत मुझे पता नहीं। एक तो वो जो पूरा दौर था, वो जो मेकर थे, राइटर थे, चाहे डायरेक्टर थे, चाहे एक्टर थे, चाहे प्रोड्यूसर थे, फिल्में जिंदगी से आती थी, हॉलीवुड से नहीं आती थी, जिंदगी से आती थी। कहानियां जिंदगी से निकलती थी, उधार ली हुई नहीं, या अखबार की घटनाओं पर नहीं, या जो टीवी न्यूज़ में कुछ चलती रहती है बहस, उस पर नहीं। और जिन लोगों ने जिंदगी जी थी, इंटेंसली, पैशनेटली, गहराई से जिंदगी में उतरे थे, वो लोग फिल्में बना रहे थे, चाहे वो राज कपूर हो, गुरुदत्त हो, विमल रॉय हो, के आसिफ हो, शांताराम हो, महबूब, देवानंद हो, देव साहब हो, जी। ये सारे लोगों ने जिंदगी देखी थी, जिंदगी भोगी थी, जिंदगी की को गहराई से अनुभव किया था। और एक्टर ही नहीं, लेखक भी, राइटर भी, चाहे वो अब्बास साहब हो, या किशन चंद्र हो, इस्मत चुगताई हो, अख्तर उल इमान हो, अर्जुन देवरश हो, कितने नाम लूँ, बहुत सारे हिंदी के लेखक भी थे कुछ उन दिनों। तो उनका लेखन जिंदगी से आता था, कहानियाँ जिंदगी से आती थी, फिल्में जिंदगी से आती थी, और इसीलिए उनका इम्पैक्ट होता था, चाहे वो गीत हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, गाने हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, दोनों जिंदगी से आते थे। जब से ये वीडियो शुरू हुआ, जब मैं मजाक में कहता था कि अभी जो आ रहे हैं हमारे डायरेक्टर, दे आर डीवीडी डायरेक्टर्स या वीसीडी डायरेक्टर्स हैं, कि डीवीडी देख देख के या एलडी देख देख के, जो भी आप कह रहे हैं, वो बने हैं डायरेक्टर। उन्होंने जिंदगी नहीं देखी, उन्होंने डीवीडी देखा है, और डीवीडी सिंथेटिक होता है, वो पता नहीं कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सम प्लास्टिक, वो उसमें कोई जिंदगी होती नहीं।
बहुत अच्छे तरीके तो से। लोगों ने डीवीडी देख देख के फिल्में लिखना बनाना सीखा है, इसलिए जिंदगी विदा हो गई है हमारी फिल्मों से। तो सबसे बड़ा अफसोस है कि एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हमारी सिनेमा से, हमारी फिल्मों से जिंदगी विदा हो गई। जिंदगी ने गुड बाय कह दिया हमारे ये सामने। आपकी बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता था वो इन हाँ, अल्फाज पे तो हाँ जी, वाह जी वाह। ये अफसोस की बात है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई उसके पास मैं कोई अफसोस कर रहा हूँ। ये एक चेतावनी है, ओह, ये एक चेतावनी है कि भाई इंडस्ट्री मरती जा रही है, क्या हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी। वाह जी वाह। लेखकों को भी, जो डायरेक्टर हैं उनको भी, जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी, अभिनेताओं को भी। अब जो पिछले 10 साल में जो दुर्भाग्य हुआ है हमारे सिनेमा का, वो दुर्भाग्य ये हुआ है कि मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं सिनेमा में, वही ना। स्टूडियोज आ गए हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आ गए हैं, हॉलीवुड की कंपनियां आ गई हैं, जिनको इस मुल्क का कुछ पता नहीं है, इस मुल्क की आत्मा का पता नहीं है, इस ये मुल्क कैसे जीता है या मरता है, और ये मुल्क कहाँ कहाँ से गुजरा था, कुछ पता नहीं है। उसमें कोई एमबीए करके आ गया, कोई कुछ करके आ गया। कल तक वो फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, आज वो स्क्रिप्ट इवेल्युएट कर रहे हैं। कल तक जो सज्जन फर्टिलाइजर बेच रहे थे किसी मल्टीनेशनल में, आज वो मेरी स्क्रिप्ट इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये इसका होना क्या, इसीलिए दे हैव नो चॉइस। उनको और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो एक्टरों पे डिपेंड करें कि भाई कौन बड़ा नाम फिल्म में शामिल है, कौन बड़ा एक्टर शामिल है, ताकि ये जो फिल्म है इसको ग्रीन लाइट किया जा सके। कोई बड़ा नाम हो, कोई रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, फला खान, अला खान, जो भी है, तब फिर, क्योंकि स्क्रिप्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है, न उनको समझ है। मेरी अपनी स्क्रिप्ट में बोलता हूँ ना कि 6 साल लगे बेचने में रंग दे बसंती को, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मित्र जो हैं, जो मैं जिनके लिए काम कर चुका हूँ, उनके पास मैं ले गया था, एंड दे ऑल्सो रिजेक्टेड। एक और भगत सिंह कौन देखना चाहता है? और उनको क्या मालूम कि भगत सिंह के बारे में नहीं थी, ये उस समय के भारत के युवा भारत के बारे में थी कि ये युवा भारत कहाँ जा रहा है। और भगत सिंह वॉज जस्ट ए डिवाइस आई यूज्ड। जब वो फिल्म बनी, मतलब यूटीवी जो फाइनली बना फिल्म का प्रोड्यूसर, उन्होंने 3 बार मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट की थी, 3 बार। मिस्टर राम बिरचंदानी एग्जीक्यूटिव थे हमारे प्रोजेक्ट पे। 3 बार रॉन स्क्रू वाला ने रंग दे बसंती रिजेक्ट की थी स्क्रिप्ट को। फिर हमने मजबूरी में मनोज बाजपेयी को साइन कर लिया था उस रोल के लिए, जो रोल आमिर खान ने किया बाद में। तो ये अक्स के बाद वो घर के एक्टर जैसा हो गया था कि चलो एक छोटी फिल्म बनाएंगे यार, बड़ी फिल्म नहीं बनाएंगे। वो तो इत्तेफाक से आमिर ने सुना, उसने हाँ कर दी, तब हमें हाथ जोड़ना पड़ा मनोज बाजपेयी को, भैया तू छोड़ दे, आमिर मान गया है तो पैसे मिल जाएंगे। फिर आमिर रहमान को लेके आ गया तो पैसे आ गए, तब जाके यूटीवी राजी हुई फिल्म को प्रोड्यूस करने में। तब भी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ऑन द नाइट ऑफ द प्रीमियर मैंने बोला, रॉनी तूने 2 बेवकूफ़ियाँ की हैं, स्वदेश और लक्ष्य, घाटा उठाया है, तो इस फिल्म से पैसा कमाएगा। He didn't believe me. They sold the world rights to औने पौने दाम पे। अरे अब आज भी यूटीवी में रंग दे बसंती इज इन रेड। It's not a profit making proposition. हाँ, वो तो बेच दिए। नुकसान का है। जी। अच्छा, पैसा कमाया दूसरे। अच्छा, उनको अपनी प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं था। वो तो छोड़िए, अभी भी मेरे ख्याल में कोई 200-250 फिल्में पड़ी हैं डब्बे में, रिलीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि उनको रिलीज करना ज्यादा नुकसानदेह होगा बजाय कि वो डब्बे में बंद करके रखें। ये है। और बल्कि जब फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई, तो वही मेरे दोस्त जिन्होंने रिजेक्ट किया था गुस्सा हो गए, मुझे फोन पे किया, बताई कौन यार तेरी फिल्म क्या है? मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तूने महीना भर मेरी स्क्रिप्ट रखी, कहीं पढ़ के देखा क्या लिखा है उसमें? पढ़ के नहीं और क्या बोलते? तो मैंने कहा ना कि कोई नहीं पढ़ता। और ये जो सो कॉल्ड लिखे पढ़े लोग जो बैठे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो चेक पे साइन करते हैं, जो ग्रीन लाइट करते हैं प्रोजेक्ट,
वो सच में उनकी समझ कितनी है स्क्रिप्ट इवेल्युएट करने की, आई डोंट नो। ओटीटी में कुछ अच्छा काम हो रहा है, नॉट बैड। कुछ देयर आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ इंडियन स्टोरीज कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ लोग सच में इसमें उनका सरोकार है, सोच है, समझ है और कहानियाँ निकाल रहे हैं। मगर बेसिक मुद्दा यही है कि जब तक आप जिंदगी से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप इस देश की मिट्टी से जुड़ेंगे नहीं, इस देश की कहानियाँ आपके सामने नहीं आएंगी। कहानियाँ इंतजार कर रही हैं, कहानियाँ हमेशा इंतजार करती हैं बड़ी बड़ी। ये भी बहुत एक ऑब्जर्वेशन मैं समझता हूँ कि वो है हकीकत में। और हमारे यहाँ लोग हैं पूछते कहानियाँ किधर है, अरे उल्लू के पट्टे, कहानियाँ इंतजार कर रही हैं, तुम आओ तो सही आदमी के पास, कहानियाँ हैं उसके पास सुनाने के लिए। तुम सुनने में हिम्मत हो, बनाने की हिम्मत हो, जेब में दाम हो बनाने का, तो आओ सामने। और वही बात है कि वो एक अजीब से भंवर में फंसे हुए हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि ये कौन लोग, जिनके पास कितना फालतू पैसा हो गया कि वो सोचते कि चलो आज एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, यार बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, हमको बड़ी खुजली हो रही है, पैसे से तकलीफ हो रही है, एक फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, पैसा निकल जाएगा। अधिकतर फिल्में वही बन रही, अभी भी 96-95% फिल्में वही बन रही हैं जिनका कोई ना कोई सिर पैर है, ना आगा पीछा है। वो कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाया है, आज तक ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि एक अच्छी फिल्म उतने ही पैसे में बन सकती है जितने पैसों में एक बुरी फिल्म बनती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और फिर भी कुछ लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि हम घटिया फिल्म बनाएंगे, हम फ्लॉप फिल्म बनाएंगे, तुम क्या कर लोगे। तो उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और क्या कर सकता हूँ। चलिए एक पॉजिटिव नोट पे हम लोग ख़त्म करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये गलतफहमी के बादल छटेंगे और दोनों मुल्क, लाहौर का टैलेंट और इंडिया का टैलेंट, मुंबई का टैलेंट मिलकर काम करेगा। और शायद आने वाले समय में ऐसा वक्त आए कि फिर से हम उस पुराने दौर को तो नहीं लौटा सकते, लेकिन नए दौर में नई कहानी लेकर आए। साहिर का वो मुझे जो मशहूर नज़म है उसका पहला लाइन, वो सुबह कभी तो आएगी, और वो उसकी एक और भी है कि वो सुबह हम ही से आएगी। तो हमारी कोशिश ये जारी रहेगी, क्योंकि ये वक्ती चीज़ें हैं, आई और गई, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत जिसकी भाई बात कर रहे हैं कमलेश जी के, वो तो स्टोरीज हैं, उनको ये कॉरपोरेट सेक्टर से आज़ाद करके इसमें ये आर्ट फॉर्म है, आज के दौर की सबसे पावरफुल आर्ट फॉर्म जो है, इसको आप दोबारा वही डिग्निटी दें जो ये डिज़र्व करती है। तो मैं तो मानता हूँ कि बॉम्बे इज़ द कैपिटल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स फिल्म इंडस्ट्री, और लाहौर उसका हमेशा के लिए हिस्सा है। वहाँ फिल्में बने ना बने, लेकिन तारीख़ी तौर पे इनका रिश्ता कायम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपने मौका दिया और कमलेश जी से मुलाकात भी हो गई, तो मेरे लिए तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।